नाज़रीन आदाब, मैं हूं हिना जुबैर। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, आज चलती रहेगी जिंदगी में हम आपको मिलवाएंगे पुणे की एक ऐसी शख्सियत से जो डूबते हुए लोगों के लिए सहारा बन गए हैं। एक या दो नहीं बल्कि 125 डूबते लोगों को राजेश दामोदर काची, जिनको प्यार से लोग राजू कहते हैं, बल्कि राजू मसीहा के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, आज हम इन्हीं से मुलाकात करेंगे। और ये नेक काम 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 22 बरसों से ये करते चले आ रहे हैं। पुणे के शिवाजी नगर के पुराने इलाके में पाव भुर्जी का स्टॉल लगाते हैं। हम आपको बताएं कि जब ये सिर्फ 19 बरस के थे तब पहली बार इन्होंने हादसाती तौर पर पुणे की मुथा नदी में डूबती एक लड़की को बचाया था। उसके बाद उनके घर वालों ने राजू जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उनके तासुरात देखकर राजू जी का जज्बा इंसानियत चल निकला। उस वक्त से ही उन्होंने ये ठान लिया था कि अब ये हमेशा इंसानों की जान ऐसे ही बचाएंगे। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसको कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि राजू साहब न सिर्फ डूबते लोगों को बचाते हैं बल्कि उनको अस्पताल भी पहुंचाते हैं। हम आपको ये भी बताएं कि 1997 और 2004 में जब सैलाब आया था तो सैलाब के पानी में भी जाबाजी से राजू साहब ने कई लोगों की जान बचाई थी। तो चलिए अब हम सीधे मुलाकात करेंगे राजेश दामोदर काची यानी राजू साहब से। हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगी, डॉक्टर सुमैया शेख, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं। ये भी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ मौजूद रहेंगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राजेश दामोदर काची साहब, जिनको हम राजू के नाम से जानते हैं। राजू जी, आपका बहुत इस्तकबाल, वेलकम हमारे प्रोग्राम न्यूज़ 18 उर्दू के चलती रहेगी जिंदगी में। बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू मैडम। राजू जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, इतने सारे लोगों की आपने जान बचाई है, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? मैं मैडम 19 साल का था। 19 साल का था तभी मैंने एक लड़की की जान बचाई थी। तभी से ये सिलसिला चालू हो गया। अभी मैं 50 साल का हूँ। अभी भी मेरा काम चालू ही है। और राजू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने आपके बारे में पढ़ा जाना कि ये नेक काम आप करते चले आ रहे हैं। न सिर्फ आप जो डूबते हुए लोग हैं उनको बचाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से गिर जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खुदकुशी के इरादे से वहाँ पर जाते हैं। बहुत मुश्किल होता होगा ये काम, आप कैसे कर लेते हैं? मैडम, नदी पात्र तो बहुत बड़ा होता है। तैरने का एक्सपीरियंस ज्यादा रहने की वजह से मैं नदी में कूद कर उनकी जान बचा लेता हूँ। जी, और हमारे थोड़े दर्शकों को आप ये भी बताइए कि आपकी जो ये शॉप है, आप क्या काम करते हैं, कहाँ पर ये शॉप है, और क्या वो एक आपके अंदर एक जज्बा है जिससे आप इतना नेक काम इतने बरसों से करते चले आ रहे हैं? मेरी ये अंडा भुर्जी की गाड़ी है। मनगांव के बाजू में डेंगई ब्रिज है, उधर मेरी अंडा भुर्जी की गाड़ी है। और शॉप का चालू रह के मैं पूरा काम कर रहा हूँ। तो रात कभी भी मुझको फोन आया तो मैं इमीडिएटली आके पहले मेरा वो काम करता हूँ। एक्सीडेंट केस हो या नदी में गिरा हुआ कोई इंसान हो, मैं तुरंत जाके उसको निकाल के दवाखाने में लेके जाता हूँ। जी जी जी। और जिस तरह से हम अपने तमाम दर्शकों को, नाज़रीन को ये बता रहे हैं जो हमारे टीवी को देख रहे हैं और आपसे मुलाकात कर रहे हैं, वो पहली बार जब आपने उस लड़की की जान बचाई थी उसके बाद आपको क्या वो आपका एहसास था, क्या इमोशन थे, इसके बारे में बताइए ज़रा। और लड़की मैंने जब जान बचाई और उसको घर पे लेके गया, तभी उनके घर वाले ने मुझको इतनी दुआएं दी, इतनी शाबाशी दी कि मैं महसूस नहीं कर सकता। जब से मुझको ऐसा लगा कि आज से कभी मैं जिंदगी में किसको मरने नहीं दूंगा। लाइफ में कभी भी कुछ हो मैं उधर दौड़ के चला जाऊंगा, उनकी जान बचाऊंगा। तब से मुझको ऐसा हुआ, तब से मैंने ठान लिया कि मैं अभी
इसके आगे कभी किसको मरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो, कहीं भी संकट में हो, मैं जोर से जाकर उनकी जान बचा लेता हूँ। जी बिल्कुल। राजू जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे कांटेक्ट करते होंगे अगर कुछ हादसा पेश आ जाता होगा। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम राजू जी की बात सुने, हमारे साथ डॉक्टर सुमैया शेख मैम भी मौजूद हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुमैया शेख साहबा, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। आपसे भी हम अभी लगातार बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बहुत वेलकम आपका। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त स्वीडन में हूँ। मैं पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में थी। मैं अपने घर गई थी, तो अब स्वीडन में मैं मौजूद हूँ, वापस अपने घर आ गई हूँ। तो देखिए नाज़रीन, स्वीडन से हमारे साथ डॉक्टर सुमैया शेख साहिबा मौजूद हैं, और ये बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे नाज़रीन के लिए क्या कुछ वो यहाँ पर ज़रूरी और कारामद मालूमात देंगी, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए हम राजू जी से बात करते हैं। राजू जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपसे राब्ता करते होंगे, कांटेक्ट करते होंगे, तो किस तरह से आप उनकी हेल्प करते हैं? शिवानी, बाद में मैडम, अभी मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, बहुत से लोगों के पास मेरा नंबर है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मैं तुरंत जाके उनको निकाल के लेता हूँ। एक्सीडेंट होगा तो उसको लेके ऑटो करके या एम्बुलेंस 108 बुला के उनको तुरंत लेके जाके दवाखाने में एडमिट करता हूँ, सरसरी हॉस्पिटल में। या नदी में कूदा हो तो भी मैं तुरंत जाके उसको निकाल के बाहर दवाखाने में एडमिट कर देता हूँ, सरसरी हॉस्पिटल में जाके। जी, बहुत अच्छा, आप बहुत नए काम कर रहे हैं। और डॉक्टर सुमैया शेख मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे हम जानना चाहेंगे, कोविड के मामले कम हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब बेहतर हमें नज़र आ रही हैं, और आप तो माशाल्लाह से दुनिया घूम रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, कोविड के बाद जो एक नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है, किस तरह के आप इसके असरात देख रही हैं एक आम इंसान पर? जी नैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने एक मजे की बात की, कोविड के बाद की बात कर रही हैं आप। अभी कोविड के बाद वाला दौर आया ही नहीं है। आज भी 500 से ज्यादा इंडिया में डेथ्स हुई हैं। हमें पता है कि उस जमाने में हजारों के तादाद पे लोगों की जाने जा रही थी, और जब हमारा फेज 3 स्पेशली जब आया था, वेव 3 आया था, तो अब जाके 500 से ज्यादा करीब डेथ हो रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतनी जाने गई हैं तो कोविड खत्म हो गया है। उसके बाद वो अपना ख्याल किस तरह से रखें, ये आपसे जानना चाह रहे थे। अच्छा, कोविड के बाद की बात कर रही हैं, जिनको ऑलरेडी हो चुका है। हम कोविड से बाहर अभी आए नहीं हैं, ये बताना चाह रही थी। पर कोविड के बाद एक जो मामला हमारे सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है कि कोविड सिर्फ एक अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सांस की बीमारी ये नहीं है, या लंग्स की, या हार्ट या किडनी की भी बीमारी नहीं है। ये पूरे हमारे पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में, हर जगह पर ये वायरस मिला है जिसे इन्फेक्शन हुआ है। और ऐसे कई केसेस आए हैं जिनके अंदर मेंटल हेल्थ की जो डिसीजेज है, मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन तो एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, पर बहुत सारी दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं मेंटल हेल्थ में। डिप्रेशन के अलावा भी PTSD हो गया है, एंजाइटी हो गई है, कई लोगों को मेमोरी इश्यूज आते हैं, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड जो है इनके अंदर मेंटल हेल्थ डिसीज ट्रिगर कर रहा है। तो बहुत लोगों को लगता है कि स्ट्रेस से ये चीज ट्रिगर होती है, होती जरूर है स्ट्रेस से भी ये ट्रिगर, पर कोविड जो है एक सिस्टेमिक स्ट्रेस का डिसीज है, जो आपकी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकली एक सिस्टेमिक स्ट्रेस दे देता है, और वो इन्फ्लेमेशन के वजह से ये मेंटल हेल्थ के कॉजेस को ट्रिगर करता है। तो मेंटल हेल्थ बहुत सारे लोगों में, जिनमें पहले नहीं थी या बहुत माइल्ड थी, वो अब बढ़ के आ गई है। तो ऐसे कई लोग हैं अब मेंटल हेल्थ में स्पेसिफिकली रिसर्च कर रहे हैं कोविड की, क्योंकि कोविड तो अब खत्म भी अगर हो जाए, या एंडेमिक भी हो जाए, या और दूसरे वेरिएंट्स आते रहे, या जिस तरह से फ्लू की तरह हम कहते हैं हो जाए,
उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम तो चलती ही रहेगी। अगर माइल्ड भी हो गया आपको कोविड तो आपको ये मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ये ट्रिगर हो सकती है, वैक्सीन के बावजूद भी हो सकती है। तो इनका इस बात पे तवज्जो देना बहुत ही जरूरी हो गया, और इस बात पे इंडिया में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बात करते हैं कभी कभार, पर गवर्नमेंट के हवाले से तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंटल हेल्थ के अंदर, या कोई रिसर्च नहीं हो रही, या कोई इस तरह से काम नहीं हो रहा जो ये बताएगा कि मेंटल हेल्थ का क्या किया जाए। क्योंकि अब जब हम जा रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद जो मेंटल हेल्थ हो जाती है लोगों की, अकेलापन हो जाता है, और इतने लोगों की जानें चली गई हैं, फैमिली में किसी न किसी की जान गई है, कि सब कोई किसी न किसी को जानते हैं जिनकी जाने गई हैं। और फिर जब एंजाइटी या मेंटल और डिप्रेशन या PTSD या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका एक फंक्शनैलिटी जो है, डे टू डे फंक्शनैलिटी, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है। यूके के अंदर एक डेटा आया है, स्टैटिस्टिक्स उन्होंने की थी, कि मेंटल हेल्थ की वजह से वो अपने काम ही नहीं कर पाए। एक साल हो गया उन्हें, उनकी कोविड तो रिजॉल्व हो गया, सारे सिम्टम्स चले गए, मेंटल हेल्थ रह गया वहां पर, और मेंटल हेल्थ की रेजोल्यूशन नहीं हुई है, और उनकी जॉब्स चली गई क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि पता भी नहीं चलता है और अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक बताना चाहूंगी मैं, सैडनेस जो है जी, और डिप्रेशन, जैसे डिप्रेशन सबसे कॉमन बीमारी है, सैडनेस और डिप्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है। तो कोई सैड है इसका मतलब, कोई उदास है इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिप्रेशन है, और इसे लूजली यूज नहीं करना चाहिए कि मैं डिप्रेस्ड हो गई आज क्योंकि ये हो गया। डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर उसके बायोलॉजिकल रूट्स है, उसमें आपके ब्रेन के अंदर चेंजेस होते हैं, जो केमिकल डिस्ट्रप्शंस होते हैं या बायोकेमिकल डिस्ट्रप्शंस होते हैं, और उसके वजह से डिप्रेशन होता है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं, जिसमें डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बिल्कुल फौरन बाद डिप्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बायोलॉजी से कनेक्शन है इसका, सिर्फ साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है ये, साइकोलॉजिकल तरीके से चीजें बदली जा सकती है थेरेपी के थ्रू, पर सिर्फ थेरेपी इसका इलाज नहीं है। ढेर सारी नॉन एडिक्टिव, नॉन स्लीपिंग एंटी डिप्रेसेंट्स होती है जो आपको सुलाएगी नहीं, जो आपको एडिक्शन में नहीं कॉज करेगी, और आपकी डिप्रेशन का इलाज होगा। एक्सपर्ट से बात करना बहुत बहुत जरूरी है इनके बारे में, और ये ना समझिए कि ये सिर्फ आपकी नफ्सी कमजोरी की वजह से हुआ है, जहनी कमजोरी की वजह से हुआ है। जी मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्सपर्ट से बात करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में खासतौर पर आप जैसे एक्सपर्ट लेकर आते हैं कि कम से कम थोड़ा सा समझ सकें कि हम किस कैफियत से गुजर रहे हैं। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक।